सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ है आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं की पुस्तक में से फिराक गोरखपुरी द्वारा गज़ल, जिसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग। फिराक गोरखपुरी जी का चरित्र चित्रण हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनका जीवन परिचय, और इससे पहले 2 शेर भी हम उनके पढ़ चुके हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं उनका अगला शेर। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। इसमें फिराक गोरखपुरी अपनी किस्मत अर्थात अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारा भाग्य और हम दोनों ही एक जैसे हैं। तो पहले हम इनके देखते हैं शब्दार्थ। किस्मत होता है भाग्य, एक यानी कि एक, लेवे है लेती है। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे। यह शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से संकलित गज़ल में से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। इनमें शायर ने मनुष्य के दोषारोपण करने की प्रवृत्ति के विषय में बताया है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पर भी और दूसरों पर भी हमेशा दोषारोपण करता है। तो शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं, अर्थात मेरी किस्मत और मेरी प्रकृति एक दूसरे से मिलती है। वो कैसे? हम दोनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ। व्यक्ति हमेशा कहता है मेरा भाग्य ऐसा, मेरा भाग्य ऐसा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो अभाव के लिए हम हमेशा अपनी किस्मत को दोषी मानते हैं। इसलिए कभी भी कहता है कि अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा किस्मत पर रोता रहता हूँ। दूसरी ओर किस्मत क्या करती है? किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है। वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है। वह भी यह देखती है कि व्यक्ति अपना कर्म करता नहीं, अपितु हमेशा किस्मत पर ही व्यंग्य करता रहता है। इसका काव्य सौंदर्य निराशा व अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया गया है। निराशा किस्मत को देखकर निराशा है, अकर्मण्यता कभी कर्म नहीं कर रहा है। उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। कहता नहीं कि किस्मत रोती है। किस्मत रोती है अर्थात ये कौन सी क्रिया है? ये एक मानवीय क्रिया है। गज़ल छंद है। हम कहना उर्दू की एक पहचान है। उर्दू में म को हम कहकर ही संबोधित किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें से प्रश्न उत्तर कौन से बनते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किस किस को समान बताता है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे कवि ने स्वयं को तथा भाग्य को एक समान बताया है, यानी किस्मत और स्वयं एक जैसे हैं। किस्मत हमको रो लेवे है, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ ये है कि कवि की बदहाली को देखकर उसकी किस्मत उसकी अकर्मण्यता पर झल्लाती है। अगला क्वेश्चन है, कवि तथा किस्मत क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं, कवि अपनी दयनीय दशा के लिए भाग्य को दोषी मानता है तथा किस्मत उसकी अकर्मण्यता को देखकर झल्लाती है, अर्थात दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि ने मानव स्वभाव के बारे में किस सत्य का उल्लेख किया है? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, कवि ने अपने माध्यम से मानव स्वभाव के बारे में उस सत्य का उल्लेख किया है जिसमें दोनों को एक दूसरे पर दोषारोपण करने की प्रकृति को बताया गया है। इससे अगला शेर, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें कि मेरा पर्दा खोले हैं या फिर अपना पर्दा खोले हैं।
तो इसके शब्दार्थ हैं काट काट यानी कि हो सकता है, या मेरा पर्दा, या पर्दा, ये पर्दा होता है रहस्य खोलना। तो यह शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं, जिसमें उन्होंने शायर ने निंदकों पर प्रहार किया है, अर्थात जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन पर प्रहार करते हुए कहा है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ लें कि वे जो मेरी बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे ये समझ लें वो लोग कि वो खुद उनकी अपनी कमियां उजागर हो रही हैं। अर्थात जो लोग मेरी निंदा करते हैं वो अपनी औकात दिखा रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी है। ऐसा करके यानी मेरे रहस्य को उजागर करके वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, अर्थात अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं, अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि हमारी औकात क्या है, हम कैसी प्रकृति के, कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं। इसमें काव्य सौंदर्य है। शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। गज़ल छंद है, भाषा में प्रवाह है। इसके प्रश्न बनते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निंदा करने वाले दूसरों की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। जो निंदक होते हैं, इसका उत्तर है कि निंदा करने वाले जो लोग होते हैं, जब वो किसी की बुराई करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, अपितु दूसरों की बुराई करने के साथ साथ वो स्वयं अपनी औकात भी प्रस्तुत कर देते हैं, अपनी कमियां प्रकट कर देते हैं कि हम किस प्रकृति के इंसान हैं। अगला क्वेश्चन है, निंदक किन्हें कहते हैं, वे किन्हें बदनाम करना चाहते हैं। निंदक वे लोग होते हैं जो बिना किसी कारण से दूसरों की कमियों को बिना सोचे समझे दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसे लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं। कवि कुछ लोगों को सचेत क्यों करना चाहता है? कवि कुछ लोगों को इसलिए सचेत करना चाहता है क्योंकि जो लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें इतना समझना चाहिए कि अपने इस कार्य से वे स्वयं अपने रहस्य को दूसरों को बता रहे हैं। वे अपनी प्रकृति, अपनी औकात दूसरों के बता रहे हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। मेरा पर्दा खोले है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। मेरा पर्दा खोले है, मेरा पर्दा खोले है का अभिप्राय है, कवि ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति निंदा करते हैं, जो मेरा रहस्य दूसरों को बताना चाहते हैं, ऐसा करके वो अपना रहस्य दूसरों को बता रहे हैं। इसके बाद अगला शेर है, ये कीमत भी अदा कर रहे हैं हम बदरुस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। कीमत मीन्स होता है मूल्य, अदा करना यानी कि चुकाना। बदरुस्ती होशो आवास, इसका मतलब होता है कि पूरे विवेक के साथ सचेत होकर पूरे तन मन से दीवाना प्रेमी, सौदा करने वाले, चाहने वाले अर्थात प्रेम करने वाले। इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। प्रेम की कीमत किस तरह से चुकाई जा सकती है, इसके बारे में कवि बताते हुए कहते हैं। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ, यानी कवि ने हम किसके लिए लगाया? स्वयं के लिए। पूरे विवेक के साथ, पूरे सचेत होकर तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। वो किसको संबोधित कर रहे हैं? अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहे हैं कि हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं।
इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। यानी पूरे विवेक के साथ कवि कहता है कि तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा करें, या पूरे विवेक के साथ, और इसके लिए तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हम हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को तैयार हैं। क्योंकि कवि लोगों के सामने स्वयं को दीवाना शो करता है। दीवाना शो करता है तो लोग अवश्य ये समझते हैं कि कोई ना कोई उनकी प्रेमिका है, और यही कवि की कीमत है कि उसने स्वयं को एक दीवाने के रूप में लोगों के सामने पेश किया है। तो ये है कवि की अदायगी, अर्थात प्रेम के प्रति स्वरूप उन्होंने अपने आप को दीवाने के रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल की तरह होता है, अर्थात लोग उस प्रेमी को पागल समझते हैं। तो कवि ऐसा बनने के लिए तैयार है, और यही कीमत कवि अपनी प्रेमिका के लिए समाज को अदा कर रहा है, और यही कीमत अदा करते हुए वो पूरे होशो हवास में है। उसे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसका काव्य सौंदर्य कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, माधुर्य रस का प्रयोग है, कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है, गज़ल छंद है। इसके प्रश्न, पहला प्रश्न है, हाँ हम बदरुस्ती होशो हवास का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, पूरे सचेत के साथ, अर्थात कवि को पता है कि वो पूरे होशो हवास में क्या करने जा रहा है। कवि किसे संबोधित करता है? अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है। सौदा करने से क्या अभिप्राय है? किसी चीज़ को खरीदना। यहाँ वह प्रेम की कीमत अदा कर रहा है, अर्थात अपने पागलपन से अपने प्रेम का सौदा कर रहा है। कवि किसकी कीमत अदा करने की बात करता है? कवि अपने प्रेम की कीमत अदा करने की बात करता है। अगला शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का भी ख्याल है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो लेवे हैं। गम होता है दुख, पीड़ा। पासे अदब मीन्स होता है लिहाज, सम्मान का भाव, इज्जत, दुनिया, संसार, ख्याल मीन्स होता है ध्यान। इसमें शायर ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। प्रेम की पीड़ा क्या होती है उसे व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, तुम्हारी पीड़ा का पूरा ध्यान है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, तुम्हारे दुख का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए हुए दुख को तो सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया क्या करेगी? हमारे प्रेम को बदनाम कर देगी। यदि कवि कहना चाहता है कि यदि मैं सबके सामने ये कहता फिरूं कि मेरी प्रेमिका मुझसे दूर हो गई है, मुझसे छूट गई है, तो क्या होगा? हमारे प्रेम को दुनिया बदनाम करेगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? मैं तुम्हें दूसरों के सामने बदनाम नहीं होने देना चाहता। मुझे तुम्हारी इज्जत का पूरा ख्याल है, इसलिए मैं अपनी इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ। कौन सी पीड़ा को? क्योंकि मैं जो तुम्हारे वियोग में तड़प रहा हूँ और मेरे हृदय में जो तुम्हारे वियोग की पीड़ा है, इसे मैं अपने हृदय में छुपा लेता हूँ, चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। कवि कहता है कि मैं चुपचाप ही अकेले में रो लेता हूँ, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रो लेवे हैं। अर्थात लोगों के सामने अपना दुख बयां करने से पहले मैं चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। इसका आशय ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते, अपितु उसे अपने मन में धारण करके स्वयं ही उस पीड़ा को अकेले ही झेलते रहते हैं। इसका काव्य सौंदर्य है कि कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, गज़ल छंद है, वियोग श्रृंगार रस दिया गया है। तो इसके प्रश्न बनते हैं,
तेरे गम का पासे अदब है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ ये है कि कवि के मन में अपने प्रिय की विरह वेदना के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना है। पासे अदब है, पासे अदब इज्जत, अर्थात तुम्हारा जो दुख है, तुम मुझे नहीं मिली हो, ये जो दुख है वो मैं लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। अगर मैं लोगों के सामने बयान करता हूँ तो सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं लोगों को नहीं बताता। कवि को किसका ख्याल है और क्यों? कवि को अपनी प्रेमिका का ख्याल है, कवि को संसारिकता का ख्याल है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। वह अपने प्रेम को बदनाम नहीं होने देना चाहता। वह नहीं चाहता कि लोग मेरे प्रेम के बारे में मुझे दुखी देखकर तरह तरह की बातें बनाएं, इसलिए वो किसी को अपने भाव प्रकट नहीं करता। कवि चुपके चुपके क्यों रोता है? कवि अपने प्रेम को दुनिया के लिए मजाक या उपहास का विषय नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो अपने प्रेम के विषय में किसी को नहीं बताता। इसी कारण वो चुपके चुपके यानी अपनी प्रेयसी के वियोग में चुपके चुपके रो लेता है। कवि की मनोदशा कैसी है? कवि प्रेम की विरह से पीड़ित है। कवि को अपने प्रेमिका का विरह, अर्थात वो उससे दूर हो गई है, विरह से पीड़ित है। उसे संसार की प्रवृत्ति से भी भय है, वो संसार की प्रवृत्ति से भी डरता है। क्योंकि संसार की प्रवृत्ति कैसी होती है कि वो लोगों के दुख में, वो संसार की जो प्रवृत्ति होती है वो लोगों के दुखों को देखकर हंसती है। इसलिए वह अपने वियोग को चुपचाप सहन कर लेता है, ताकि मेरी प्रेमिका बदनाम ना हो, ताकि जो मेरा वियोग है, मेरा जो प्यार है, वो बदनाम ना हो। तो इस तरह से कवि इन सब को, अपने प्रेम को वो चुपचाप सहन करता है, अपने वियोग की पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। इसको दोबारा से इन शेर को पढ़ के और इनके प्रश्न उत्तर भी कीजिए। इसके बाद के जो बचे हुए शेर हैं वो हम करेंगे इसका तीसरा भाग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।